दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता वर्मा की लिखी कहानी तुम नदी हो जाना। पूरे दिन का थका हुआ सूरज आसमान से घर की ओर लौट रहा था। इमारतों पर छिटके सांझ के सुर्ख रंग रात की चढ़ती अमावस में घुल रहे थे। मैं अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर बेसुध होकर कभी आसमान को, कभी इमारतों को, तो कभी राह चलते लोगों को बस देखे जा रही थी। एक टक। मैं ऑफिस से आज घर जल्दी आ गई थी, मगर मन वहीं ऑफिस में ही उलझा हुआ था। तुम्हारे इसी रवैये से तंग आ गई हूं मैं। मुझे अब नहीं करनी तुम जैसे इंसान से शादी। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू थे और रोहित की आंखों में गुस्सा। दुख नहीं, सिर्फ गुस्सा। मगर दिल में फिर भी कहीं एक आस थी कि शायद ये बात सुनकर रोहित मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर अगले ही पल मुझसे कहेगा कि रुक जाओ शिवांगी, हम अपने रिश्ते को बनाए रखने की एक और कोशिश करते हैं, इसको एक और मौका देते हैं। अगर वो मुझे ये दिलासा देता तो शायद मैं वहीं उसके गले से लग जाती, पर वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, गेट आउट! ऐसा अपमान मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मैंने आंसुओं को भीतर ही गटकने की कोशिश की थी और जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल आई, उसकी आवाज की हद से बाहर। घर वापस आई तो मुझे अपना 2 BHK का फ्लैट 2 महीनों में पहली बार इतना खाली खाली सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां रखी हर चीज मुझे सवालिया नजरों से देख रही हो। मेरी और रोहित की शादी पक्की हो जाने के बाद बाबा ने ही लाजपत नगर में ये फ्लैट ढूंढ के दिया था। उसमें महंगी फर्निशिंग करवाई थी, बेड, सोफा, टीवी, AC, फ्रिज सब इंतजाम करके दिए थे। और माँ ने एक सुई से लेकर गृहस्थी की हर छोटी बड़ी चीज इतने प्यार से जोड़ी थी कि उनकी बेटी जब शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे तो उसको और उसके पति को कोई परेशानी न हो। मैंने कितना मना किया था, मगर माँ बाबा माने ही नहीं। अपनी प्यारी बेटी के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? और अब जब शादी के कुछ महीने ही बाकी रह गए थे तो मैंने रोहित से अपनी मंगनी तोड़ ली थी। कह आई थी उसको कि इस रिश्ते को अब और आगे मुझे नहीं बढ़ाना। माँ बाबा का चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरने लगा, बेफिक्र और सुकून भरी मूरत। कैसे बताऊंगी उन्हें, ये सोचकर मेरा मन डूबने लगा। इसके अलावा और भी डर थे जो सताने लगे थे। मेरी वजह से माँ बाबा को रिश्तेदार न जाने क्या क्या सुनाएंगे, ऑफिस वाले क्या कहेंगे, रोहित का सामना हर रोज ऑफिस में कैसे करूंगी। मुझे लगने लगा जैसे मेरी निजी जिंदगी बहुत जल्द एक पब्लिक अफेयर बनने वाली है। उस पर लगा कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं, बहुत दूर, किसी ऐसी जगह जहां मुझको किसी और के सवालों का जवाब ना देना पड़े। अगली सुबह आसमान में हल्के नारंगी लाल रंग थे। खिड़की के सामने अमलतास के पेड़ पर चिड़िया कोई गीत गुनगुना रही थीं। पंछी घोंसलों को छोड़कर दाना पानी की तलाश में और लोग अपने काम के लिए निकलने लगे थे। मगर मेरे लिए सुबह आम नहीं थी। मैं 3 सालों में पहली बार घर से ऑफिस जाने वाली सड़क पर जाने के बजाय एक पगडंडी पकड़कर नई दिशा की ओर निकल गई थी। कश्मीरी गेट बस अड्डे में खड़ी ऋषिकेश जाने वाली बस में मैं पिछले 1 घंटे से बैठी हुई थी। ये फैसला इतना अचानक था कि मैं खुद हैरान थी। जिंदगी में शायद सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त और हालात के भी होते हैं। ठीक 10 बजे बस चल पड़ी। बाहर साफ नीले आसमान में पतंगें उड़ रही थीं। मैं खिड़की पर सर टिकाए बाहर ताकती रही, या शायद मैं बाहर नहीं अपने भीतर झांक रही थी। मैं ही तो हूं वो पतंग, शायद हर लड़की होती है कहने को आजाद, मगर जैसे ही वो आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगती है उसे वापस खींचने के लिए एक डोर उससे हमेशा जुड़ी होती है। वो कितना ऊंचा उड़ेगी इसका फैसला भी तो कोई और ही करता है। इंडिपेंडेंट वुमन एक ढकोसला है और कुछ नहीं। मैंने आंखें मूंद ली और वो समय याद करने लगी जब मैंने बतौर टेक्सटाइल डिजाइनर अपनी कंपनी में तकरीबन 3 साल पहले ज्वाइन किया था। रोहित मेरा मैनेजर था, यानी मेरा बॉस। मगर रोहित बॉस से कहीं ज़्यादा एक बेहतरीन मेंटोर था। उसका अपने साथ काम करने वालों को शिद्दत से सिखाना, उन्हें बढ़ावा देना, उनका उत्साह बढ़ाना, ये उसकी खूबियाँ थीं। मुझे वो तब अक्सर कहता था, शिवांगी ड्रीम बिग, तुम इससे बहुत बेहतर कर सकती हो। मैं उसके तेज दिमाग और काम करने के तौर तरीके की कायल हो गई थी और ऐसे ही उसे अपना दिल दे बैठी।
मगर वो इंसान कैसा था ये मुझे उसके करीब आने के बाद धीरे धीरे पता लगता गया। उसकी वाहवाही धीरे धीरे आनी बंद हो गई और अब वो मेरे काम में मीन मेख निकालता था। मेरे बनाए हर डिज़ाइन को नकार देता, बिजनेस टूर्स पर मुझको अकेले नहीं जाने देता और मेरे प्रोजेक्ट्स में किसी मेल कॉलीग को नहीं रहने देता। उसकी ये असुरक्षा की भावना, मुझे अपनी जागीर समझना, ये सब मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी को धीरे धीरे तबाह कर रहा था। मैं फिर भी कई दिनों तक सब नज़रअंदाज करती रही, उससे प्यार जो करती थी, लेकिन शादी तय होने के बाद तो उसका फैलाया जहर मेरी निजी ज़िंदगी में भी घुलने लगा। मैं कसमसाने लगी। उसे मेरे कपड़ों, विचारों, दोस्तों सबसे ऐतराज़ होने लगा। मेरे लिए हद तब हो गई जब वो एक दिन बड़े आसान तरीके से बोला, शादी के 1 महीने पहले अपना रेजिग्नेशन डाल देना, क्योंकि शादी के बाद नौकरी थोड़े करवाऊंगा तुमसे। शालीनता और सभ्यता के लपेटे में कही गई वो बात मेरे लिए ताबूत में आखिरी कील थी। इंडिपेंडेंट वुमन माय फुट। मैं गुस्से में बुदबुदाई। बस अपनी मंजिल पर आकर खड़ी हो गई थी। मेरा पड़ाव आ चुका था। शाम के 4 बज रहे थे। बस ऋषिकेश पहुंच गई थी। मैं नीचे उतरी तो ठंडी हवा के नरम झोंकों ने मुझे अपने गले से लगा लिया। लगा जैसे कानों में कोई कह रहा है, सब ठीक है, फिक्र मत करो। मैं कैब करके पहले से बुक किए हॉस्टल पहुंच गई। रिसेप्शन पर सारी औपचारिकता निभाकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और सीधे सामने पड़े पलंग पर धराशायी हो गई। थकान लग रही थी। कुछ देर सुस्ताना चाहती थी कि फ़ोन बजने लगा। बाबा का था। मैंने फ़ोन काट के एक मैसेज कर दिया, मीटिंग में हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ। कुछ देर मैं उस मैसेज को घूरती रही और सोचती रही, बाद में यानी कब? इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए माँ बाबा को सच बताना। तो फिर मुझे ऐसी हिचकिचाहट क्यों एक अनचाहा सा बोझ मुझे अपने कंधों पर महसूस हो रहा था। बोझ समझदार बेटी होने का, हमेशा सही फैसले करने का, कोई गलती ना करने का, परिवार की इज्जत बनाए रखने का। एक अच्छी बेटी बनने की भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। क्या रोहित को इतनी चिंता हो रही थी जितनी मुझे हो रही थी? जिस सहज तरीके से उसने मुझसे नौकरी छोड़ने की बात कही थी, शायद उतने ही सहज तरीके से उसने मंगनी टूटने की खबर अपने परिवार वालों को बता दी होगी। शायद लड़कों पे ये शर्त लागू नहीं होती। चिंता की चिड़िया आंखों से नींद का दाना चुगकर उड़ गई थी। मैं बेचैन होकर बाहर टहलने निकल आई। शाम हो गई थी। हॉस्टल लक्ष्मण झूले के एकदम करीब था। मैं उतरकर झूले के पास पहुंच गई। नीचे गंगा बह रही थी। शाम के रंग मानो उड़कर गंगा की गहरी चुनरी पर बैठ गए थे। किसी घाट पर आरती हो रही थी। शंखनाद की आवाज सब ओर गूंज रही थी। लक्ष्मण झूले पर लोगों की बहुत भीड़ थी। उस ट्रैफिक में से निकलकर मैं तंग गलियों में पहुंच गई। वहां भी लोग ठसाठस भरे थे। विदेशी चेहरे ज्यादा दिखाई दे रहे थे। थोड़ी दूर पर एक कैफे दिखा तो मैं उधर की ही ओर चल पड़ी। कुछ अलग सा कैफे था। वहां जूते बाहर ही उतार कर जाना था। अंदर माहौल बहुत सूफियाना और रूमानी लगा। कुछ लोग जमीन पर बैठकर बातें कर रहे थे। कोई एक तरफ किताब पढ़ रहा था तो कोई गिटार बजा रहा था। मैं एक कोने में आकर बड़ी सी खिड़की के पास आकर बैठ गई, जहां से गंगा दूर तक फैली दिखाई दे रही थी। किसी ने गिटार पर धुन छेड़कर ब्लोइंग इन द विंड गाना शुरू कर दिया। गंगा का बहना भी एक गिटार के बजने जैसा ही लग रहा था, जिसकी धुन पर मेरा उदास मन गुनगुनाने लगा। तभी एक आवाज से मेरा ध्यान टूटा। हाय, आई एम थियो, मे आई जॉइन यू? मैंने उस शख्स को ध्यान से देखा। शिवांगी, मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। हम दोनों बिना कुछ कहे खिड़की के बाहर की नीरवता को निहारते रहे और देखते ही रहे। देखते ही देखते आसमान के कटोरे से चांदनी चाशनी की तरह गंगा के पानी में रिसने लगी और हवा भी गुनगुनाने लगी। The answer, my friend, is blowing in the wind. मुझे हल्का महसूस होने लगा। एक उम्मीद बंधी कि मेरे मन के उलझे सवालों के जवाब शायद मिल जाएंगे। जब मन थोड़ा कच्चा रहता है तो आसानी से कहीं झुकने लग जाता है। मैं और थियो भी जल्दी दोस्त बन गए। उस रात कैफे से हम साथ वापस आए थे। वो भी उसी हॉस्टल में रुका हुआ था। अगली सुबह वो मुझे फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे मिल गया। कोई 6 फुट लंबा, घुंघराले भूरे बाल, नीली आंखें, अल्हड़ सी मुस्कान और तीखी अंग्रेजी एक्सेंट वाला वो नौजवान एक फ्रांसीसी था।
वो लगभग 2 सालों से पूरी दुनिया घूम रहा था। हम एक दूसरे से अपनी बातें साझा करने लगे। टेक्निकल डिजाइनिंग आर्टिस्टिक होने के बजाय काफी टेक्निकल प्रोफेशन नहीं है? थियो ने कौतूहल में मुझसे अंग्रेजी में पूछा। एक्चुअली दोनों, टेक्निकल भी आर्टिस्टिक भी, मैं उसे समझाने लगी। वो इत्मीनान से सुनता रहा और मेरी बात खत्म होने पर बोला, तुम्हें सच में अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। ये लकी। सिर्फ नौकरी नहीं, है मेरा पैशन है, मैंने चहक के उससे कहा और अपनी कही बात मन में दोहराने लगी। बहुत दिनों बाद अपने बारे में एक बात इतने विश्वास से कही थी। बहुत अच्छा महसूस हुआ और सच भी तो था। मुझे अपना काम दिल से पसंद था। रोज ऑफिस जाना, हर दिन नए डिजाइन्स पे काम करना, फैशन वीक्स में शिरकत करना, वाकई मैं थी लकी। तुम भी तो दुनिया घूम रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। योर पैशन? नहीं, शायद नहीं। घूम रहा हूं क्योंकि कोई पैशन नहीं है। उसकी इस बात पे हम दोनों हंस पड़े। थियो और उसके कुछ हॉस्टल के दोस्तों ने मुझे फिर बीटल्स आश्रम चलने का न्योता दिया। मैंने झट से हामी भर दी और उसके साथ हो ली। बीटल्स मेरा भी पसंदीदा बैंड था। उनका एक प्यारा सा गाना कानों में सुनाई देने लगा, लेट इट बी, लेट इट बी। आश्रम ऋषिकेश की भीड़ भाड़ से दूर एक जंगल में फैला हुआ था। वो पूरे तरीके से खंडहर हो चुका था। सैलानी भी बहुत कम दिखाई दे रहे थे। बीटल्स जब इंडिया आए थे तो वो यहाँ रुके थे। यहीं पे उन्होंने अपने ज्यादातर गाने लिखे थे। थियो एक उत्साहित बच्चे सा मुझे सब बता रहा था। हम एक बड़े से खंडहर के अंदर आ गए। अंदर एक अलग दुनिया बसी हुई थी। बाहर से जर्जर सी दिखने वाली इमारत अंदर से उतनी ही खूबसूरत और भव्य थी। बहुत कलात्मक माहौल था। लोग अपना एक कोना पकड़कर म्यूरल पेंटिंग्स बना रहे थे। मैंने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत जगह देखी ही नहीं थी। यकीनन वो जगह आर्टिस्ट पैराडाइज थी। मैं भी अपना एक कोना पकड़कर रंगों के साथ कुछ बनाने बैठ गई। बहुत देर सोचा कि क्या बनाया जाए, फिर अचानक हाथ खुद ब खुद दीवार पर पेंट करने लगे। जब पेंटिंग पूरी हो गई तो थियो मेरे पास आकर कुछ देर पेंटिंग निहारता रहा और बोल पड़ा, शानदार लग रहा है, ब्यूटीफुल। मैंने सर हिलाकर हामी भरी। मेरे रंगे आसमान में रंग बिरंगी पतंगें हिलोरे ले रही थीं, बिना किसी डोर से बंधी। वो आजाद थीं। मन बड़ा भोला होता है, कितनी आसानी से जरा से में बहल जाता है। आश्रम से वापस आते हुए मैं और थियो घाट पर आकर बैठ गए थे। अपने पैर गंगा के ठंडे पानी में डुबोकर मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मन का सारा बोझ गंगा के बहाव में बह गया हो। सारा ताप हर लिया हो पानी ने। रात के 8 बज गए थे। साफ आसमान में चांद और तारे चमक रहे थे। चांद का प्रतिबिंब गंगा में चमक रहा था। लग रहा था जैसे वो सच में नदी में उतर आया हो। नदी अपने अंदर कितना कुछ समेटे रखती है ना। जीवन और मृत्यु, ऋतुओं के रंग, प्रेम और द्वेष और न जाने कितने दुख सुख लिए बस बहती रहती है, अनवरत, लगातार। मगर कैसे? शायद इसका जवाब सिर्फ नदी के पास ही हो। मैं बहुत थक गई हूं, मैंने एक गहरी लंबी सांस लेते हुए थियो से कहा। क्योंकि क्या पता तुम्हारा बैग भारी हो? थियो ने तपाक से कहा। कौन सा बैग? मैंने सर खुजाते हुए कहा। वही बैग जो समय समय पे खाली ना किया जाए तो इमोशनल बैगेज बन जाता है। कुछ बातें हम बेवजह ढोते फिरते हैं। मैं कुछ देर थियो को यूं ही ताकती रही। कितनी गहरी बात कह गया था वो। मैं सच में एक बड़ा सा बैग लेकर ही तो चली हुई थी। उसमें लोगों के ओपिनियंस, यानी वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, उनकी क्रिटिसिज्म, यानी क्या गलत क्या सही, और उनकी मेरे लिए सोच, सब तो सहेज के रखा था। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब बातें बड़ी बेमानी सी लगने लगी थीं। हम 9 बजे तक हॉस्टल वापस लौट आए। मैंने कमरे में जाते ही बाबा को फोन लगाया। दिल थोड़ा घबराया सा हुआ था, मगर अब बैग का बोझ भी तो हल्का करना था। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? मैंने भर्राए हुए गले से पूछा। हम ठीक है बेटा, 2 दिन से फोन नहीं उठा रही हो तो चिंता हो रही थी। बाबा शिकायत कर ही रहे थे कि पीछे से माँ की आवाज आई। इसे कहो इस बार हफ्ते की छुट्टी लेके घर आए। और रोहित कैसा है? सुना तुम्हारी माँ ने क्या कहा? बाबा पूरी बात कह पाते इससे पहले मैं फोन पे फूट के रोने लग गई।
माँ बाबा का अपनापन और स्नेह मेरे भीतर की बर्फ को पिघला रहा था। फोन के दूसरी ओर बाबा मेरा रोना सुनकर सहम गए। वो पूछते रहे कि क्या हुआ, बता ना बेटा, क्या हुआ। और मैं बस रोती रही। मन का सारा गुबार आंखों से बह गया। मैंने सुबकते हुए कहा, बाबा मैंने मंगनी तोड़ दी है, मुझे रोहित से शादी नहीं करनी। कुछ पल को बाबा खामोश रह गए, फिर बड़े प्यार से बोले, तो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी खुशी ज्यादा बड़ी है और मुझे अपनी समझदार बेटी पे भरोसा है। बाबा के ये चंद शब्द नदी का बहाव बनकर आए और मेरे मन का मैल, चिंताएं, दुख, डर सब अपने वेग में बहा कर ले गए। जिंदगी में बुरे से बुरा वक्त भी इतना बुरा नहीं लगता अगर हमारे अपने हमारा हाथ थाम कर हमारे साथ खड़े हो जाएं। अब अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाती तो मुझको फर्क नहीं पड़ता। मैंने बाबा को विदा कहकर फोन रख दिया और बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद ली। नींद की आंखों में सपने एक कविता गुनगुनाने लगे थे। जितना हल्का सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। मुझे जिंदगी के मायने समझ आ रहे थे और लगा कि खुश रहना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये जिंदगी भी ना कभी एक अनचाहा सा सवाल है तो कभी एक गुनगुना सा ख्याल भी। यहाँ धूप भी है और छांव भी, यहाँ फूलों का खिलना भी है और पत्तों का झड़ जाना भी। मगर सबसे ज्यादा जिंदगी में चीजों का अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड तरह से हो जाना हमें बार बार लगातार चौंका देता है। थियो मुझे छोड़ने बस अड्डे आया था। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया था और यह अचानक से लिया फैसला नहीं था, न मैंने इसे वक्त या हालात पर छोड़ा था। ये फैसला मेरा अपना था, अपने डरों का सामना करने का, परिस्थितियों से ना भागने का और अपने हक के लिए खड़े होने का। तुम चाहो तो मेरे साथ दुनिया घूमने आ सकती हो, थियो ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ मुझसे कहा। मैं मुस्कुरा दी और उसके गले लग गई। जिंदगी अजीब सी पहेली नहीं है तो क्या है। मैंने अप्रत्याशित जगह पर खुशियां ढूंढ ली थीं, एक अजनबी में दोस्त ढूंढ लिया था, बिखरे हुए सपनों को दोबारा समेट लिया था और खुद को जो खोने लगी थी उसे भी संभाल लिया था। मगर मेरे पास ऑलरेडी एक पैशन है, भूल गए? मैंने खिलखिलाते हुए कहा तो थियो हंस दिया। जाओ जियो अपना पैशन, मैं भी खोजता हूँ अपने लिए। थियो को अलविदा कहकर मैं बस में बैठ गई। अगले दिन मैं ऑफिस के बाहर खड़ी थी। मन हल्का था मगर एक जरा सी बेचैनी फिर भी थी। थोड़ी सी झिझक हुई पहले, मगर मैं अंदर चली गई और शायद उसी पल वो बेचैनी भी छूमंतर हो गई। मैं आकर अपने कैबिन में बैठ गई। रोहित शायद अभी ऑफिस नहीं आया था। मैं कुछ देर बाद वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस उनसे बात करने गई। 3 महीने पहले प्रमोशन के वक्त मुझको नई यूनिट में अकेले टीम लीड करने का मौका मिला था, जो रोहित ने मना करने को कह दिया था। आज मैंने नई यूनिट में तबादले की इच्छा जाहिर की तो वाइस प्रेसिडेंट ने हामी भर दी। मैं अब रोहित की सबॉर्डिनेट नहीं थी और न ही वो मेरा बॉस। आत्मविश्वास की एक लहर मेरी धमनियों में दौड़ने लगी। मैं अब आजाद थी, फ्री। अपने कैबिन की ओर जाते हुए सामने से रोहित आता दिख गया। नफरत, गुस्सा, झिझक जैसी भावनाएं जो ऐसी सिचुएशन में लाजमी हैं, वो सब मेरे लिए अब बेमानी थी, निरर्थक थी। मैंने उसे गुड मॉर्निंग किया और आगे बढ़ गई। नहीं कह सकती कि ऐसा करना कितना आसान था और कितना कठिन भी, पर कितना जरूरी था ये जानती थी। ऑफिस से घर जाते समय आज मैं खुश थी, दिल में सुकून था, खुल के मुस्कुराने को जी चाह रहा था। आज हवाएं कानों में कुछ बुदबुदाने लगी थीं, लगा कह रही हूं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी गुलजार। सच में the answer was blowing in the wind। मैं भी अब बहने लगी थी जैसे नदी बहती जाती है, अनवरत, लगातार, बेरोक टोक। बस इतनी सी थी ये कहानी।